Write down principle of moving coil galvanometer, that is moving coil galvanometer is based on fact that moving coil galvanometer is based on the fact that when a current carrying loop or coil is placed in the uniform magnetic field, it experiences torque. It experiences torque. लिखिए बेटा सभी। अब नीड एंड फील्ड बेटा ये डायग्राम को ड्रॉ प्रोसेस है मूवमेंट को।
हाँ जी बेटा, देखो बेटा, गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? करंट की वैल्यू को मेजर करता है। यह एक वायर के अंदर करंट है या नहीं उस चीज को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट और क्या मेजर करता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है या इसका प्रिंसिपल क्या है अभी हमने लिखा। देखो हम इसके अंदर एक ये ऐसा डिवाइस है कि जिसमें अगर मेरे को करंट चेक करना है, मैं दो वायर्स को इन दो टर्मिनल्स पर लगाता हूँ, T1 और T2 टर्मिनल पर लगाता हूँ, और उसमें जितना करंट होता है उसके हिसाब से वो डिफ्लेक्शन दे देता है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि जैसे हमारा स्पीडोमीटर, गाड़ियों का स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर हमारे को कैसे रीडिंग देता है? हमारी गाड़ी जिस स्पीड पर जाती है, टायर गोल घूमते हैं, उसके अंदर ना एक डिवाइस लगा होता है कि वो जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना, वो एक इंपल्स भेजता है। ठीक है, जितनी जल्दी वो सर्कल कंप्लीट होगा उतनी ज्यादा इंपल्सेस जाएंगे, और जितने ज्यादा इंपल्सेस जाते हैं उतना ज्यादा उसका नीडल अपने जीरो पोजीशन से ज्यादा एंगल पर आती है, कुछ एंगल पर आती है। ये बात समझ सकते? आपने देखी हो अपने स्पीडोमीटर सभी गाड़ियों का, मोटरसाइकिल, एक्टिवा, बुलेट, है ना? ठीक है। बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, हम जब दो वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक कॉइल है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है। कॉइल को हमने किसके अंदर रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है? कॉइल के ऊपर क्या लगता है? डॉट। हमने कल ही टॉपिक किए कि अगर एक कॉइल को हम कहां पर रखते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। टॉर्क लगने के कारण वो गोल घूमता है। अब देखो उसके गोल घूमने के साथ, उस कॉइल के साथ हमने ऊपर एक कनेक्शन बनाया हुआ है, जिसका एक नीडल का कनेक्शन बनाया है। जितनी अंदर कॉइल गोल घूमेगी उसके साथ नीडल जुड़ी हुई है, नीडल उतना गोल घूम जाएगा। और उसके पीछे हमने एक स्टिकर लगाया हुआ है, स्टिकर के ऊपर रीडिंग्स लिख के लगाई हुई है कि अगर कोई इतना घूमेगा तो इतना करंट है, इतना घूमेगा तो इतना करंट। एंड दैट इज कॉल्ड द कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन समझते हो? कैलिब्रेशन मींस कि जैसे आपके पास एक्टिवा है, ठीक है, एक्टिवा के पीछे जब स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर से हमारे को स्पीड कैसे पता चलती है? कुछ नीडल उठती है, उस नीडल के ना पीछे स्टिकर लगा हुआ है, और स्टिकर के पीछे क्या लिखा हुआ है? 10, 20, 30, 40, 50। तो जब नीडल 40 पर आ जाती है हम बोल देते हैं ये स्पीड 40 है। जब स्पीड 100 पर आ जाती है हम बोल देते हैं स्पीड 100। वही उसके पीछे तो स्टिकर लगा हुआ। अच्छी गाड़ियों के अंदर, BM या ऑडी के अंदर जब हायर स्पीड्स पर हम चले जाते हैं ना, लोअर स्पीड्स पर वो बिल्कुल सही वैल्यू बताते हैं। उन्होंने मीटर को इस तरीके से डिजाइन किया होता है कि जब हम हायर वैल्यूज पर चले जाते हैं ना, तो वहां पर जाकर चाहे हमारी स्पीड अभी 100 ही है, पर वो शो करेगी 120 है। क्यों? क्योंकि फॉर द सेफ्टी पर्पस दे वांट दैट द ड्राइवर शुड ड्राइव द कार एट ए लेस स्पीड। तो अगर वो एक लिमिटेड वैल्यू से ऊपर जाता है तो एकदम से रीडिंग ज्यादा शो करता है, ताकि उसको ये लगे स्पीड बहुत ज्यादा होगी, अब मेरे को कम कर लेनी चाहिए। राइट? जब उसके पीछे तो स्टिकर है, जो उसके पीछे लिखा हुआ है, हम उस चीज को जरूरी थोड़ी ना वो सही है या नहीं। स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस में हमने मास को हैंग किया स्प्रिंग के साथ, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग खुलेगा, और उसके साथ हमने एक नीडल लगाया हुआ है, और नीडल जितना नीचे आता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिख देते हैं कि यहाँ पर 4 kg, यहाँ पर 5 kg, यहाँ पर 6 kg। दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। अब ये डिपेंड करता है वो कैलिब्रेशन सही हुआ है या गलत है। कैलिब्रेशन गलत भी हो सकता है, ठीक है, बट हम कौन सा डिवाइस सही होगा? जिसका कैलिब्रेशन क्या हो? सही, यानी कि वो जितना नीचे आए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उतना ही उसका मास हो, तो वो कैलिब्रेशन सही है। तो हम एक नोन वेट को रख के देखेंगे, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर अगर 5 kg रखा और 5 kg वो नीचे आता है तो समझ लो उसका कैलिब्रेशन देगा। डन। सिमिलरली अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर टर्न करता है, ठीक है, उसका नीडल के ऊपर टॉर्क लगता है और वो गोल घूमता है।
और उसके गोल घूमने को रोकने के लिए हमने साथ में क्या लगाया होता है, स्प्रिंग लगाया, जो नीचे एक स्क्वायर का स्प्रिंग लगाया। आपने देखा होगा जैसे कि हमारी गाड़ी अगर ऐसे 40 की स्पीड पर जा रही है, जैसे हम इंजन को ऑफ कर देते हैं, हम रोक देते हैं अपने डिवाइस को, तो अपने आप वो नीडल 0 पर आ जाती है। क्यों 0 पर आ जाती है? क्योंकि उसके साथ क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। जब तक तो उसकी रीडिंग आ रही है उसको रखता हुआ, पर जैसे हम रीडिंग खत्म होती है तो स्प्रिंग उसको वापस 0 पर ले आता है। और अगर कभी कभी वो स्प्रिंग खराब हो जाए तो जाने की नीडल जहां पर गई वहीं पर जाके खड़ी रहेगी, उसके बाद वापस नहीं आएगी। अब इसके अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है, हमारे पास 3 तरह का स्प्रिंग होता है। वन है टेंसाइल स्प्रिंग, सेकंड है कंप्रेसिव स्प्रिंग, एंड थर्ड है टॉर्जनल स्प्रिंग। 3 तरह का स्प्रिंग। टेंसाइल स्प्रिंग कौन सा होता है? जिसको हम जोर लगा के खींचते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं तो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आता है। सेकंड तरह का जो स्प्रिंग है वो कहां पर यूज होता है? दैट इज कंप्रेसिव स्प्रिंग। कंप्रेसिव स्प्रिंग मतलब हम स्प्रिंग को दबा देते हैं और जब हम उसको छोड़ते हैं वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आता है। ये कंप्रेसिव स्प्रिंग हम कहां पे यूज करते हैं? इन शॉकर्स, इन गन्स के अंदर क्या होता है, जब हम गन को लोड करते हैं तो उसका स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है और जैसे हम रिलीज करते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप पर वापस आता है, जब से एनर्जी को रिलीज करते हैं। सिमिलरली टॉर्जनल स्प्रिंग कैसे होता है? इट इज लाइक अ क्लिप। आप सभी घर पर कपड़े सुखाने के लिए उसके ऊपर लगाते हो ना, क्लिप लगाते हो ताकि कपड़े उड़े ना, है ना? वो कभी कभी बालों को बांधने के लिए भी लगाते हो, कुछ हो रहता है, याद आ गया? तो अब वो क्लिप में क्या होता है, जब हम उस क्लिप को दबाते हैं तो ना हम उस क्लिप को एक्सपैंड करते हैं ना उसको कंप्रेस करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, गोल घुमाते हैं, टॉर्जनल फोर्स लगाते हैं और जैसे उसको छोड़ते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये कैसा स्प्रिंग है? टॉर्जनल स्प्रिंग। तो सबसे पहले हमने लिखा कि हमारे पास अगर कॉइल, देखो यहाँ पर हमारे पास ना ये 2 टर्मिनल है, मैं यहाँ पर 2 वायर्स को कनेक्ट करूंगा। अगर जैसे करंट यहाँ से आ रहा है, देखो करंट यहाँ से गोल घूमता हुआ इस पूरी कॉइल के अंदर गोल घूमेगा और यहाँ से होता हुआ टर्मिनल से बाहर निकल जाएगा। और सिमिलरली अगर करंट यहाँ से आ रहा होगा तो यहाँ से गोल घूमेगा तो यहाँ से घूम के बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि अब ये कॉइल करंट, जितना करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा ये सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, तो इसको उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, जिसके साथ ये गोल घूमेगा और ये कितना गोल घूमेगा, दैट इज गिवन बाय टॉर्क दिस इज नहीं, ये भी sin थीटा। और यहां पर थीटा का वैल्यू कॉइल इज प्लेस्ड इनिशियली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री एंड प्लेन ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो यहां पर टॉर्क है नहीं, ये भी एनर्जी और दिस इज का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को जब ये गोल घूमता है तो ये स्प्रिंग भी साथ में गोल घूमता है, ठीक है। स्प्रिंग गोल घूमने के कारण स्प्रिंग का जो सा टॉर्क होता है उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क एंड इट इज इक्वल टू k टाइम्स phi। k is called the spring constant and phi is the deflection in the spring। हमने उसको कितना एंगल गोल घुमाया, कितना एंगल उसको गोल घुमाया, यहाँ पे देखो। फिर हमने जब ये एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आके उसका नीडल स्टॉप हो गया, तो यानी कि जितना ये वाला टॉर्क लग रहा था रिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क जब इक्वल हो गया, अब इट इज लाइक कि जैसे क्लिप है, क्लिप को मैंने पकड़ा और उसको खोला, थोड़ा सा फोर्स लगाया तो कुछ खुला। उस समय जितना क्लिप रिस्टोर कर रहा है उतना ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो उतना खुला होगा। मैं थोड़ा सा और फोर्स लगाऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो थोड़ा सा और खुलेगा, उसका भी फोर्स पड़ेगा, मैंने और फोर्स पड़ा। ये बात सभी को समझ में आती है? और जैसे मैं उसको छोड़ूंगा, ठीक है, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। इट इज लाइक दैट जब हमारे पास व्हाट आई वांट टू से हियर, जब हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा हो जाएगा। और जैसे ही हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ता है तो रिस्टोरिंग टॉर्क और बढ़ेगा, जितना ये और गोल घूमेगा उतना फाई और एंगल आएगा, उतना ये टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है। और नीडल जहां पर आके स्टॉप हो जाती है
ठीक है, तो उस समय हमारे पास रिफ्लेक्टिव टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। अब देखो आपने क्लिप को पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कुछ आपने उसको खोला हुआ है, खोला, ठीक है, समझ रहे हो, उसको कुछ दबाया हुआ, वो तभी तक खुला रहेगा जब तक तुम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। जैसे तुम उसको फोर्स लगाना बंद कर दोगे वो अपने बंद हो जाएगा। उसको अपनी पोजीशन पर रखने के लिए, ठीक है, जितना उसका टॉर्क है, जितना रिस्टोरिंग टॉर्क है, उतना ही आपको रिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी लगाना है, ठीक है। तो ये इक्वल कर दिया, तो यहाँ से बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, ये सभी को क्लियर होता है, इक्वेट करने कुछ भी नहीं किया, इसको इक्वेट कर दिया k फाई के साथ, दैट, और यहाँ से i का वैल्यू किससे खुला गया, k ओवर n p, और यहाँ पर k क्या चीज है, चुप करना, व्हाट इज k, हाँ ये लिखो, n क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, b क्या, a क्या है, एरिया ऑफ कॉइल। देखो ये कांस्टेंट है, एक बार मैंने कैलकुलेटर लगा दिया, उसके अंदर जौन सा स्प्रिंग लगाया वो फिक्स रहने वाला है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स रहने वाले हैं, ये मैग्नेट फिक्स रहने वाली है, बस इसका एरिया फिक्स रहने वाला है, जो उसका साइज बन गया वही रहने वाला है। तो हमारे पास बेटा ये कांस्टेंट आया था, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला ये है, आपको याद रखना है। तो अब इसको g फाई लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ गया है, I is proportional to phi। इट मींस phi क्या है, व्हाट इज phi, phi is रिफ्लेक्शन। स्पीडोमीटर में भी ऐसा होता है ना, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन, उतना ज्यादा एंगल, है ना। अगर कम स्पीड है तो एंगल इज 30 डिग्री, ज्यादा स्पीड एंगल इज 60 डिग्री, और ज्यादा स्पीड एंगल इज 90 डिग्री, और ज्यादा स्पीड एंगल और बढ़ जाएगा। सिमिलरली जितना करंट उतना phi। यहाँ तक क्लियर बेटा। तो ये गैल्वेनोमीटर कैसे काम कर रहा है, ये सभी को क्लियर है। देन राइट आउट नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी लिखो बेटा, a galvanometer is said to be sensitive, a galvanometer is said to be sensitive if a small current flowing through the coil, if a small current flowing through a coil of galvanometer produces large deflection in the galvanometer, large deflection in the galvanometer। अब बेसिकली बेटा what do you mean by sensitivity? देखो अब सेंसिटिविटी का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के गैल्वेनोमीटर हैं। एक वायर में करंट है, बहुत कम करंट है, मैंने पहले गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया उसमें कोई रीडिंग नहीं दिया, दूसरे गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया उसमें रीडिंग दिया। तो यानी कि जो सा गैल्वेनोमीटर सबसे छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर सकता है या डिफ्लेक्शन दे सकता है, यानी कि उसका सेंसिटिविटी क्या है, ज़्यादा। देखो सेंसिटिविटी इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपने सुना होगा सेंसिटिविटी हो जाती है हमारे टीथ के अंदर, है ना, मैंने फेस भी कुछ कॉन्सेप्ट सही करेगी उसकी, राइट। आजकल उसका नाम ही सेंसोडाइन के साथ का ही, राइट। तो सेंसिटिविटी मीन्स अब बेसिकली अब एक नॉर्मल टीथ के ऊपर, ठीक है, चाहे ठंडा या गर्म, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नॉर्मल टीथ के ऊपर पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप कुछ ठंडा लेते हो और आपको एकदम से पेन होता है, ठीक है, दांत के अंदर, तो इट मींस योर टीथ हैज बिकम सेंसिटिव। हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है, अगर वो लेयर निकल जाए तो हमारे टीथ क्या बन जाते हैं, सेंसिटिव बन जाते हैं, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये भी एक एग्जांपल हो गया। दूसरे तरह का एग्जांपल क्या हुआ, अब जैसे कि हमारी स्किन है, राइट। अभी हमारी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं है,
राइट। अगर लेट्स से हमारे को चोट लग जाती है, कुछ लेयर्स ऑफ स्किन हमारी निकल जाती है, वो एरिया क्या बन जाता है, सेंसिटिव बन जाता है। वैसे मैं यहाँ पर टच करता हूँ, मेरे को दर्द नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ लेयर्स ऑफ स्किन हटी होगी और यहाँ पर कोई थोड़ा सा भी टच करेगा तो वो एकदम से दर्द ज्यादा होगा, यानी कि दैट एरिया हैज बिकम सेंसिटिव। एक बंदा है जिसको मारो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, और दूसरा बंदा उसको हाथ उठाओ और वो चीखें मारनी स्टार्ट कर देता है। इट मींस द पर्सन हु इज मेकिंग अ नॉइज दैट इज मोर सेंसिटिव। क्लियर है बेटा, सभी को समझ में आ गया? हाँ, तो आपने से सेंसिटिव कौन है? आजकल का टाइम देखो, सीधा ही तो मेरे को लग रहा है बॉडी गार्ड लाके खड़े करने पड़ेंगे अपने साथ, करके ही पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर है। अब हमारे पास बेटा सेंसिटिविटी दो तरह की होती है। फर्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, राइट डाउन करंट सेंसिटिविटी के अंदर current sensitivity of a galvanometer, current sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced in the galvanometer, deflection produced in the galvanometer per unit current flowing through it, per unit current flowing through it. तो बेसिकली बेटा करंट सेंसिटिविटी अभी हमने क्या बोला, गुरु करंट सेंसिटिविटी अभी हमने क्या बोला, करंट है ना, यानी कि इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी कि इट इज y डिवाइडेड बाय I, दैट इज y डिवाइडेड बाय I। तो आप यहाँ पर देखो बेटा, तो अगर आप पाई को I से डिवाइड करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, NBA बाय, ठीक, राइट। तो दिस इज योर करंट सेंसिटिविटी। और आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ G, इज रेसिप्रोकल ऑफ G, दैट इज galvanometer कांस्टेंट। galvanometer कांस्टेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी। नोट इट डाउन। तो इसको अपने घर ही ले जाएगा साथ में, हाँ? जब शर्माने लग गए क्या बात करते हैं? तो दोनों पेन खा रहे हैं, पिछले जन्म में बिछड़े हुए भाई तो नहीं देखो, याद रखिए। नेक्स्ट देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर आगे मिले फिजिक्स की क्लास, राइट डाउन
Voltage sensitivity of a galvanometer. Voltage sensitivity of a galvanometer is defined as the deflection produced in galvanometer. Deflection produced in galvanometer per unit voltage applied to it. Per unit voltage applied to it. Write it down. क्लियर बेटा यहाँ से डन राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा phi/P है वोल्टेज सेंसिटिविटी और वोल्टेज किसके इक्वल होती है I into R ओम्स लॉ और phi डिवाइडेड बाय I का क्या वैल्यू है दैट इज NBA/K डिवाइडेड बाय R और NBA/K किसके इक्वल है 1/GR। तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला डन। यहाँ पर देखिए R क्या चीज है, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। Now we are coming to the last topic for today. Okay, write down ammeter. Ammeter. इसमें लिखो बेटा ammeter is a device. Ammeter is a device used to measure electric current. Used to measure electric current in electrical circuit. In electrical circuit. और इसमें बेटा एक नोड बनाओ एमीटर के अंदर और यहाँ पर लिखो बेटा फर्स्ट नोड लिखो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर। एमीटर is connected in series. Second लिखो बेटा पॉइंट with resistance, right? With resistance in which current is to be measured. Series with resistance in which current is to be measured. Second point लिखो so resistance of ammeter should be very less. So resistance of ammeter should be very less. और ब्रैकेट में लिखो for ideal ammeter resistance is 0. For ideal ammeter resistance is 0.
नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड पॉइंट, एन एमीटर इज एन galvanometer, एमीटर का आपको एन galvanometer जी कॉमन है, एन galvanometer तो कुछ भी ना लगाओ, बस galvanometer देखो, galvanometer is converted to ammeter. Galvanometer is converted to ammeter and ammeter. And a galvanometer is converted to ammeter by connecting a small shunt resistance, by connecting a small shunt resistance, bracket में लिख दो S, by connecting a small shunt resistance S parallel to galvanometer, parallel to galvanometer. हाँ जी बेटा, अब बेटा एक बात समझेंगे, सबसे पहले बेटा हमारे पास एक galvanometer है और galvanometer का बेटा रेजिस्टेंस कितना है, Rg is the galvanometer resistance. देखो galvanometer एक कॉइल से बना हुआ, कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस तो हो, ठीक है, तो ये एक galvanometer है जिसका रेजिस्टेंस Rg है और मैं यहाँ पर साथ में डिफाइन करता जा रहा हूँ, Rg is the resistance of अब galvanometer को कन्वर्ट करना है एमीटर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर galvanometer में करंट को मेजर करता है, एमीटर में करंट को मेजर करता है, तो कन्वर्जन करने का जरूरत क्या है ना, क्या जरूरत है? हाँ बेसिकली बेटा जरूरत इसलिए है, देखो ये जो galvanometer है इसका एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन समझते हो? फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब ये कितने करंट पर पूरा रीडिंग दे देता है, पूरा एंगल सेट कर सकता है जितना ये मैक्सिमम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि लेट्स से हमारे पास एक मीटर है, ठीक है, जैसे आपका एक्टिवा का मीटर है, एक्टिवा के मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन देखो, मैक्सिमम वो रीडिंग कितनी दे सकते हैं, 120, ठीक है, तो यानी कि 120 तक वो रीडिंग मेजर कर सकते हैं भैया, ठीक है ना, तो यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो कितना दे सकता है, 120, तो 120 इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ एक्टिवा का मीटर। सिमिलरली यही हम बात करें कि आपके पास एक आल्टो गाड़ी है, राइट, आल्टो की गाड़ी का जो मीटर है वो कितना मैक्सिमम मेजर कर सकता है, हाँ चलो 210 तक, ये 210 180 तक है ना, 180 चांद तक चला है। इसके बाद हमारे पास ऑडी है ना, 220 तक, राइट, 240 मेजर कर सकते हैं। क्या मैं एक्टिवा का मीटर ऑडी के अंदर लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता है ना, राइट, इसीलिए बेटा, राइट, अब हमारे पास जो सब galvanometer है, देखते हैं ये हमारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता है एट करंट IG। IG क्या है, जो मैक्सिमम करंट को मेजर कर सकता है। IG है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट थ्रू galvanometer for maximum deflection।
यानी कि अगर इस गैल्वेनोमीटर में से IG करंट जाएगा तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा, जितना ये मैक्सिमम एंगल सस्टेन कर सकता है, राइट। लेट्स से ये करंट का वैल्यू है लेट्स से कुछ 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर मतलब 2 × 10⁻³ एम्पियर, यानी कि इतना सा करंट जाता है और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देता है। अब हमने क्या किया बेटा, हम चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर कितना करंट में ये करे मैक्सिमम, लेट्स मैं कहता हूं